सोचिए जरा, एक 12 बिलियन डॉलर की सॉफ्टवेयर कंपनी जिसने बाहरी निवेशकों से मतलब वीसी से एक पैसा नहीं लिया कभी। आईआईटी जेई में 27वीं रैंक लाने वाला एक इंसान जी। जिसने सिलिकॉन वैली छोड़कर भारत के एक छोटे से गांव से ये पूरा साम्राज्य खड़ा किया। बिल्कुल। पद्मश्री विजेता हैं और आज भारत के स्वदेशी टेक मूवमेंट का कह सकते हैं एक चेहरा बन गए। हाँ, और वो अराटा ऐप, व्हाट्सएप का देसी जवाब, कैसे बना? सही। ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये जुनून की है, सिद्धांतों की है और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की है। सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही असाधारण सफर पर नजर डालने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने भारत के टेक वर्ल्ड में ना एक अलग ही मुकाम बनाया है। हम बात कर रहे हैं श्रीधर वेम्बू और उनकी कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन की। ये कहानी है, आप समझिए, गांव की मिट्टी से उठकर दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को टक्कर देने की। बिल्कुल। और ये सफर सिर्फ कामयाबी का ही नहीं है, बल्कि अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का, मुश्किलों से लड़ने का और हाँ, एक बिल्कुल अलग रास्ता चुनने का भी है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1968 में। तमिलनाडु का तंजावुर जिला, एक साधारण सा मध्यम वर्गीय परिवार। जी। पिता मद्रास हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर थे, माँ गृहिणी, और श्रीधर वेम्बू अपने परिवार में कॉलेज जाने वाले पहले सदस्य थे। शुरुआती पढ़ाई भी तमिल मीडियम सरकारी स्कूल में हुई। लेकिन देखिए, शुरुआत भले ही साधारण हो, अकादमिक प्रतिभा असाधारण थी। 1985 में आईआईटी जेई में ऑल इंडिया 27वीं रैंक लाना ये कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल नहीं। और फिर 1989 में आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। हाँ, लेकिन आईआईटी में उन्हें, जैसा आपने कहा, थोड़ी निराशा भी हुई। वो असल में कंप्यूटर बनाना चाहते थे, एकदम फंडामेंटल रिसर्च करना चाहते थे। अच्छा। पर उन्हें लगा कि कोर्स उतना प्रैक्टिकल नहीं है। वो शायद प्रोफेसर या साइंटिस्ट बनना चाहते थे उस वक्त। और इसी ज्ञान के प्यास ने उन्हें अमेरिका पहुंचाया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स और फिर 1994 तक पीएचडी भी पूरी कर ली। पर किस्मत शायद उन्हें कहीं और ले जा रही थी, उद्यमिता की तरफ। हाँ, बिल्कुल। पीएचडी के बाद 1994 में उन्होंने सैन डिएगो में क्वालकॉम ज्वाइन किया। अच्छी नौकरी, वायरलेस सिस्टम्स इंजीनियर, अच्छी तनख्वाह, सिलिकॉन वैली वाला जीवन। यहीं पर एक मजेदार किस्सा है। उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए C++ चाहिए थी, जो उन्होंने पहले सीखी नहीं थी। अच्छा। तो उन्होंने खुद किताबें उठाई, C++ सीखी और सॉफ्टवेयर बना डाला। ये दिखाता है कि सीखने की कितनी जबरदस्त क्षमता थी उनमें। पर कॉर्पोरेट जॉब में शायद उनका मन नहीं लगा। सही बात है, एक अलग सपना पल रहा था। और उसी दौरान लगभग 1995 में भारत में उनके भाई कुमार वेम्बू और शेखर वेम्बू शैलेश कुमार डेवी के साथ मिलकर चेन्नई में घर से ही एक छोटा सा बूटस्ट्रैप्ड ऑपरेशन शुरू कर चुके थे। बूटस्ट्रैप मतलब? बिना बाहरी फंडिंग के। जी हाँ। और अमेरिका में टोनी थॉमस, जो बाद में को फाउंडर बने, वो न्यू जर्सी में कुछ अलग कर रहे थे। फिर आया 1996, एक अहम मोड़। कुमार ने श्रीधर को बुलाया, कहा कि आओ अपनी कंपनी शुरू करते हैं। और ये सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक बड़ा विजन था। भारत में अच्छे रोजगार पैदा करना, देश की तकनीकी इमेज को दुनिया में बेहतर बनाना। ये बहुत बड़ा फैसला था। क्वालकॉम की जमी जमाई नौकरी छोड़ के भारत लौटना। हाँ, वो लौटे और 1996 में टोनी थॉमस और अपने भाइयों कुमार, शेखर, शैलेश कुमार डेवी और श्रीनिवास कनुमुरु के साथ मिलकर एडवेंसनेट इंक की नींव रखी। शुरुआत कैसी थी? एकदम जीरो से? बिल्कुल। चेन्नई के बाहरी इलाके में एक छोटा सा कमरा, शायद 10 बाय 10 का, और 15 लोग। पैसा कहाँ से आया? अपनी बचत और दोस्तों परिवार से उधार लेकर। और मजे की बात, पहले उन्होंने हार्डवेयर बनाने की सोची थी, मशीनें वगैरह। अच्छा, सॉफ्टवेयर कंपनी ने हार्डवेयर से शुरुआत की? हाँ, पर सारे पैसे मशीनें खरीदने में ही लग गए, प्रोडक्ट बन ही नहीं पाया। और उस समय भारत में स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना भी बहुत मुश्किल था। सही, तो फिर? यहीं उन्होंने वो अहम फैसला लिया, सॉफ्टवेयर पर फोकस करने का। क्यों? क्योंकि इसमें पूंजी कम लगती थी। टीम ने जावा में कोड लिखना शुरू किया। और वो जावा SNMP API लाइब्रेरी बनाई, जो डेवलपर्स में काफी पॉपुलर हुई। पहला बड़ा प्रोडक्ट था वेब NMS, एक नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। लेकिन असली ब्रेक थ्रू कब मिला? मतलब वो, हाँ, अब ये कंपनी चल पड़ेगी वाला मोमेंट। वो आया जापान से। मिनोल्टा नाम की कंपनी ने उन्हें $200,000 का चेक दिया।
श्रीधर खुद बताते हैं कि उस पल उन्हें लगा कि हाँ, अब ये एक असली कंपनी बन सकती है। अरे वाह! जापानी बाजार उनके लिए काफी लकी साबित हुआ। 1997 तक सेल्स करीब $3.5 लाख पहुंच गई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या थी? क्या? संस्थापकों ने कोई सैलरी नहीं ली, 0। सारा पैसा वापस रिसर्च और डेवलपमेंट मतलब R&D में लगा दिया। ये उनकी दूर की सोच थी। ये कमाल है। तो लेट 90s में .com बूम के टाइम एडवेंट तेजी से आगे बढ़ी होगी। हाँ बिल्कुल, 1998 में सेल्स $1 मिलियन पार कर गई। तब जाकर संस्थापकों ने खुद को थोड़ी बहुत सैलरी देना शुरू किया। 2001 में जापान में ऑफिस भी खोल लिया। और 2000 में श्रीधर वेम्बू CEO बन गए। जी, तब तक कंपनी में 115 इंजीनियर हो चुके थे, ज्यादातर भारत में ही थे। और यहीं पर वेंचर कैपिटलिस्ट्स यानी VCs की नजर उन पर पड़ी। ऑफर्स आने लगे। कितने बड़े ऑफर्स थे? एक ऑफर तो $200 मिलियन की वैल्यूएशन पर था। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी। 200 मिलियन? फिर तो ले लेना चाहिए था। लेकिन श्रीधर ने मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? सिर्फ स्वतंत्रता के लिए जैसा कहते हैं, या कोई और वजह थी? देखिए, स्वतंत्रता तो एक बड़ी वजह थी ही, लेकिन ये एक सोचा समझा रणनीतिक फैसला भी था। VC फंडिंग की शर्त थी कि 8 साल में या तो कंपनी को पब्लिक करो, मतलब IPO लाओ, या फिर निवेशकों का पैसा लौटाओ। एक तरह का दबाव। बिल्कुल। श्रीधर को लगा कि इससे कंपनी शॉर्ट टर्म नतीजों के पीछे भागेगी और अपनी लॉन्ग टर्म दिशा, अपना विजन खो देगी। उन्हें यह भी लगता था कि VC कल्चर अक्सर कंपनियों को जरूरत से ज्यादा हायरिंग और फिजूल खर्ची की तरफ धकेलता है। उन्होंने तय किया कि उनके असली निवेशक उनके ग्राहक ही रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और उनका ये फैसला कितना सही था, ये शायद 2001 के .com क्रैश ने साबित कर दिया। हाँ बिल्कुल, टेक मार्केट बुरी तरह क्रैश हुआ। एडवेंटनेट के ग्राहक 150 से घटकर कितने रह गए? सिर्फ 3। अरे बाप रे, 150 से 3? ये तो मतलब कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई होगी। बिल्कुल, बहुत सारी VC फंडेड कंपनियां उस दौरान डूब गईं। लेकिन यहीं श्रीधर के नेतृत्व की असली परीक्षा हुई। उन्होंने क्या किया? लेऑफ्स, छटनी नहीं की। खुद 4 साल तक कोई सैलरी नहीं ली और अपने सभी 115 इंजीनियरों को पूरी तनख्वाह देते रहे। सोचिए ये कितना मुश्किल फैसला रहा होगा और कितना विश्वास बनाए रखा होगा टीम में। ये वाकई असाधारण है, विश्वास बनाए रखने के लिए ऐसा कदम उठाना। हाँ, हालांकि ये मुश्किल दौर था। 2002 से 2004 के बीच कुछ सह संस्थापक अलग भी हुए, जैसे कुमार वेम्बू ने गोफ्रुगल शुरू की, शेखर वेम्बू ने वेम्बू टेक्नोलॉजीज। कहा जाता है कि ये सब आपसी सहमति से हुआ, शायद विजन को लेकर थोड़ा मतभेद था। अच्छा, श्रीधर ग्लोबल मार्केट पर फोकस करना चाहते थे और शायद बाकी लोग भारतीय बाजार पर ज्यादा ध्यान देना चाहते थे। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन श्रीधर ने इस संकट को भी एक अवसर में बदल दिया। उनके पास इंजीनियर थे, सैलरी जा रही थी, पर क्लाइंट कम थे। तो क्या किया उस खाली इंजीनियरिंग टीम का? उन्हें नए प्रोडक्ट्स बनाने में लगा दिया। यहीं से 2 बड़े इनिशिएटिव्स निकले। पहला, मैनेज इंजन 2002 में। ये एंटरप्राइज IT मैनेजमेंट सॉल्यूशंस का डिवीजन था जो बहुत सफल हुआ। और दूसरा जोहो नाम से वेब आधारित बिजनेस एप्स बनाना शुरू किया। अच्छा। ये उनकी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS मार्केट में एंट्री थी। मतलब वो सॉफ्टवेयर जो आप इंटरनेट पर सब्सक्रिप्शन लेकर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो जोहो राइटर, शीट, शो और फिर वो जोहो CRM, ये सब उसी दौर की देन है? बिल्कुल। जोहो राइटर 2005 में आया, फिर शीट, शो और फिर आया जोहो CRM, जो आज उनके प्लेटफॉर्म की रीढ़ की हड्डी है। 2008 तक तो मेल, इनवॉइसिंग जैसे कई और एप्स आ गए और यूजर्स 10 लाख पार कर गए थे। और यहाँ उनकी वो फिलॉसफी काम आई, सब कुछ इन हाउस बनाना। जी हाँ, और बूटस्ट्रैप्ड होने का फायदा भी मिला। कोई बाहरी दबाव नहीं था तो लॉन्ग टर्म सोच पर टिके रहे और संकट को झेल गए। और 2009 आते आते जोहो ब्रांड इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने कंपनी का नाम ही एडवेंटनेट से बदलकर जोहो कॉर्पोरेशन कर लिया। हाँ, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये उनकी भविष्य की दिशा तय कर रहा था। अब पूरा फोकस क्लाउड आधारित SaaS सॉल्यूशंस पर। हालांकि वो 3 डिवीजन चलते रहे, zoho.com ऑनलाइन एप्स वाला, मैनेज इंजन IT मैनेजमेंट और WebNMS OEM वाला। रीब्रांडिंग के बाद तो जोहो ने जैसे एप्स की बाढ़ ला दी।
प्रोजेक्ट्स, बुक्स, रिक्रूट, क्रिएटर, उनका लक्ष्य क्या था? एक पूरा बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना। बिल्कुल सही। और इस रणनीति का सबसे बड़ा कदम था 2017 में ज़ोहो वन का लॉन्च। सोचिए, एक सिंगल प्लेटफॉर्म, एक ही सब्सक्रिप्शन, एक लॉगिन और उसमें 50 से ज्यादा ऐप्स, सब आपस में जुड़े हुए। ये तो छोटे और मध्यम व्यवसायों मतलब एसएमबीज के लिए गेम चेंजर रहा होगा। अलग-अलग टूल खरीदने से बहुत सस्ता पड़ता होगा। जबरदस्त सस्ता, 70-80% तक बचत और सारा डेटा एक जगह, एक जैसा इंटरफेस। यही उनकी खासियत है माइक्रोसॉफ्ट 365, गूगल वर्कस्पेस या सेल्सफोर्स जैसे दिग्गजों के मुकाबले इंटीग्रेशन, ऐप्स की रेंज और कीमत। अब जरा उनकी वित्तीय सफलता पर नजर डालते हैं, खासकर वित्त वर्ष 2023 के आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बहुत प्रभावशाली है। वित्त वर्ष 23 में ज़ोहो का रेवेन्यू करीब 30% बढ़कर लगभग 8,700 करोड़ रुपए हो गया। ये जबरदस्त ग्रोथ है। और मुनाफा? मुनाफा भी 2,800 करोड़ के पार गया। हालांकि मुनाफे की ग्रोथ थोड़ी धीमी 3% रही पिछले साल के मुकाबले। इसकी एक वजह थी। उन्होंने खर्च बढ़ाया था, है ना, विज्ञापन और कर्मचारियों पर। हाँ, बिल्कुल। ये एक सोचा समझा निवेश था। विज्ञापन खर्च लगभग 90% बढ़ा और कर्मचारी लाभ पर खर्च करीब 50%। ये दिखाता है कि वो भविष्य के विकास के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और दुनिया भर में कहाँ से आ रहा है ये पैसा, मतलब भौगोलिक राजस्व? हाँ, ये भी दिलचस्प है। नॉर्थ अमेरिका अभी भी सबसे बड़ा बाजार है, लगभग 46% रेवेन्यू वहां से आता है। लेकिन एशिया ने 158% की तूफानी ग्रोथ दिखाई है। अब वो यूरोप को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा बाजार 26% से ज्यादा बन गया है। यूरोप तीसरे नंबर पर है, करीब 22%। और भारत? भारत सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। 2022 में 37% ग्रोथ थी। तो ये साफ है कि वो ग्लोबल लेवल पर फैल रहे हैं और उनके दोनों मेन डिविजन्स, मैनेज इंजन और ज़ोहो प्रोडक्ट्स, दोनों ने बढ़िया प्रदर्शन किया। और इतने खर्च के बाद भी उनके मार्जिन वगैरह ठीक रहे, जैसे ईबिडा मार्जिन? हाँ, काफी मजबूत रहे। ईबिडा मार्जिन करीब 44.5% और आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, करीब 31.6%। ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं। कंपनी का वैल्यूएशन आजकल लगभग $12.5 बिलियन आका जाता है। और श्रीधर वेम्बू की नेटवर्थ? लगभग $5.8 बिलियन, 2024 का अनुमान। लेकिन वो आज भी बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं। ये उनकी खासियत है। अगर इसकी तुलना हम दूसरी टेक कंपनियों से करें, जैसे फ्रेशवर्क्स जो लिस्टेड है और वीसी फंडेड है, तो ज़ोहो का रेवेन्यू काफी ज्यादा है और वो लगातार मुनाफे में है। ये बूटस्ट्रैप मॉडल की स्थिरता और कह सकते हैं उसकी ताकत को दिखाता है। ये बूटस्ट्रैपिंग तो ज़ोहो की पहचान ही बन गई है। श्रीधर इसे स्वतंत्रता कहते हैं, तिमाही नतीजों के दबाव से आज़ादी। हाँ, वो मानते हैं कि वीसी कल्चर अक्सर कंपनियों को गलत दिशा में, जैसे जरूरत से ज्यादा हायरिंग या फिजूल खर्ची में धकेल देता है। उनका मानना है कि पूंजी सिर्फ पैसा नहीं है, पूंजी है आपकी क्षमताएं, आपके स्किल्स, आपके रिश्ते, आपकी मुश्किलों से लड़ने की ताकत। और इसी सोच का शायद सबसे बड़ा सबूत था 2019 में उनका वो चौंकाने वाला फैसला। सिलिकॉन वैली छोड़कर तमिलनाडु के तिनकासी जिले के पास मतलमपराई गांव में बस जाना। हाँ, गांव से एक वर्ल्ड क्लास टेक कंपनी चलाना, ये सुनने में कितना अलग लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? टैलेंट कहाँ से मिलता है? ग्लोबल मार्केट से कैसे जुड़े रहते हैं? सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन ज़ोहो ने ये कर दिखाया है। तिनकासी में उनकी शुरुआत 2011 में एक छोटी सी झोपड़ी से हुई थी। आज वहां 7 एकड़ का कैंपस है जिसमें 1200 लोग काम करते हैं। 1200 लोग? हाँ, ये उनके हब एंड स्पोक रूरल डेवलपमेंट मॉडल का सेंटर है। और ज़ोहो के आने से तेनकासी वाकई बदला है। प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं। गणेश मूर्ति जैसे स्थानीय सब्जी वाले हैं जिनका बिजनेस ज़ोहो की कैंटीन के वजह से कई गुना बढ़ गया। अच्छा। शहरों की तरफ जो पलायन होता था वो कम हुआ है। लोगों को अपने घर के पास अच्छी नौकरी मिल रही है। और टैलेंट का क्या गांव में आईआईटीज जैसा टैलेंट मिलता है? उनका नजरिया अलग है। वो आईआईटी से हायर करने के बजाय स्थानीय सरकारी स्कूलों और पॉलिटेक्निक से होनहार बच्चों को ढूंढते हैं और फिर उन्हें खुद ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, ये ज़ोहो स्कूल्स वाला मॉडल। हाँ, जैसे प्रीतिका की कहानी है। 19 साल की लड़की, माँ बीड़ी बनाती थी, पिता टैक्सी चलाते थे। ज़ोहो स्कूल से ट्रेनिंग ली और आज अपने परिवार का सहारा बनी है। ऐसी कई कहानियां हैं। वेम्बू का मानना है कि प्रतिभा हर जिले में है,
भारत के हर गांव में है, बस उसे ढूंढकर तराशने, उसे मौका देने की जरूरत है। अगर एक इलाके में 10 लाख लोग हैं तो वहां हर साल 15,000 बच्चे पैदा होते हैं। टैलेंट की कमी नहीं है, मौके की कमी है। और इसी मौके को बनाने के लिए उन्होंने 2004 में जोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग, पहले जोहो यूनिवर्सिटी, शुरू किया था। ये तो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती थी। बिल्कुल क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट था। प्रतिभाशाली हाई स्कूल पास छात्रों को चुनो, खासकर उन्हें जो शायद कॉलेज का खर्चा नहीं उठा सकते। उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जबरदस्त ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग के दौरान पैसे भी दो। हाँ, स्टाइपेंड भी दो, और फिर ट्रेनिंग पूरी होने पर जोहो में नौकरी दो। वेम्बो कहते हैं बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इन्हें डिग्री की जरूरत कब पड़ी? फोकस योग्यता और सीखने की इच्छा पर है, किताबी मार्क्स पर नहीं। ये 2 साल का प्रोग्राम काम कैसे करता है? पहला साल क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग, वेब टेक्नोलॉजीज, मैथ्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरा साल जोहो के असली टीमों के साथ इंटर्नशिप, असली प्रोजेक्ट्स पर काम। और नतीजा? नतीजा ये है कि आज जोहो के करीब 15 से 20% कर्मचारी, मतलब लगभग 2700 से 3600 लोग इन्हीं स्कूलों से निकले हैं, बिना किसी पारंपरिक कॉलेज डिग्री के, और कई तो मैनेजमेंट लेवल तक पहुंच चुके हैं। कमाल है। और 2020 में उन्होंने मुफ्त प्राथमिक शिक्षा के लिए रूरल स्कूल स्टार्टअप भी शुरू किया। ये उनकी पूरी सोच दिखाता है, क्षमता बनाम सर्टिफिकेट, प्रैक्टिकल बनाम थ्योरी, सबको मौका देना और स्थानीय प्रतिभा को आगे बढ़ाना। अब आते हैं हाल के सालों पर। 2023-25 के दौरान भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत अभियान और डेटा संप्रभुता पर जोर, इसके बीच जोहो को काफी, कह सकते हैं, बढ़ावा मिला है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। देखिए, इसके पीछे सरकार की अपनी रणनीति भी है। विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करना, घरेलू टेक कंपनियों को आगे बढ़ाना और दुनिया को भारत की तकनीकी क्षमता दिखाना। इसी कड़ी में 2023 में जोहो ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता। वो ईमेल और ऑफिस सूट वाला? जी हाँ, लगभग 12 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ईमेल और ऑफिस सूट को जोहो के प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट किया जा रहा है। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर माइग्रेशन में से एक मानी जा रही है। इसके लिए तो जोहो को बहुत सारे सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ा होगा। बिल्कुल, 20 से ज्यादा कड़े सिक्योरिटी ऑडिट्स हुए। इसके बाद कई केंद्रीय मंत्रियों ने, जैसे अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, पीयूष गोयल, इन्होंने सार्वजनिक रूप से जोहो या उसके मैसेजिंग ऐप एराटाई को अपनाने की घोषणा की। अराटाई, तमिल में गपशप। ये ऐप अक्टूबर 2025 में अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था, है ना? हाँ, एकदम से। फीचर्स वही थे, टेक्स्ट, वॉइस मैसेजिंग, कॉल्स, 1000 लोगों तक के ग्रुप्स, चैनल्स, मल्टी डिवाइस सपोर्ट, और सबसे बड़ी बात, सारा डेटा भारत में स्टोर होता था। कितना पॉपुलर हुआ था? अरे, डेली साइन अप 3000 से बढ़कर 3.5 लाख तक पहुंच गए थे। डाउनलोड 7.5 से 10 मिलियन तक हो गए। ऐप स्टोर्स में कुछ समय के लिए व्हाट्सएप से भी आगे निकल गया था। लेकिन फिर इसकी आलोचना भी हुई। हाँ, आलोचना भी हुई। एक बड़ी चिंता सरकारी निगरानी को लेकर थी, क्योंकि शुरुआत में टेक्स्ट मैसेज में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन नहीं था। हालांकि जोहो ने कहा कि वो इसे नवंबर 2025 तक ले आएंगे। और कुछ लोगों ने इसे प्रतिस्पर्धा विरोधी कदम बताया, कुछ ने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर सवाल उठाए, और हाँ, क्रॉनी कैपिटलिज्म यानी सरकार से नजदीकी का फायदा उठाने के आरोप भी लगे। तो इस पर जोहो का क्या कहना था? निष्पक्ष भाव से जोहो का पक्ष ये था कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट खुली कंपटीशन से मिला है, वो इंक्रिप्शन और यूजर एक्सपीरियंस पर लगातार काम कर रहे हैं, और उनका बिजनेस मॉडल विज्ञापन या यूजर डेटा बेचने पर आधारित नहीं है, जो प्राइवेसी के लिहाज से एक अहम बात है। तो हाँ, ये दिखाता है कि सरकारी समर्थन मिलना एक तरह से दो-धारी तलवार भी हो सकता है। ये सब तो सार्वजनिक जीवन की बातें हुई, सफलताएं, चुनौतियां, विवाद। लेकिन श्रीधर वेम्बो की कहानी में एक गहरा व्यक्तिगत संघर्ष भी जुड़ा है। हाँ, ये पहलू अक्सर कम सामने आता है। अरबों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद उनका जीवन एकदम सादा है। सुबह 4 बजे उठना, गांव में बिना AC के रहना, साइकिल चलाना, पारंपरिक वेशभूषा वेष्टी पहनना। लेकिन मार्च 2023 में उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि उनका निजी जीवन एक लंबी त्रासदी रहा है। और इसका कारण उन्होंने बताया अपने बेटे सिद्धू को, जिन्हें ऑटिज्म है। जी, वेम्बू ने लिखा, ऑटिज्म ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी। उन्होंने और उनकी पत्नी प्रमिला श्रीनिवासन ने 15 साल से ज्यादा इस चुनौती का सामना किया, संघर्ष किया। और इसी संघर्ष के तलाव और शायद इलाज के तरीकों पर मतभेद के कारण उनका विवाह टूट गया। हाँ,
वेम्बू भारत आ गए, प्रमिला बेटे के साथ अमेरिका में ही रहीं। अगस्त 2021 में वेम्बू ने तलाक के लिए अर्जी दी। ये मामला तब ज्यादा सुर्खियों में आया जब प्रमिला ने कैलिफोर्निया कोर्ट में कुछ गंभीर आरोप लगाए। जी, प्रमिला ने आरोप लगाया कि वेम्बू ने उन्हें और बेटे को छोड़ दिया और जोहो के अपने हिस्से के शेयर चुपके से अपनी बहन और भाई को ट्रांसफर कर दिए ताकि तलाक सेटलमेंट में उन्हें ज्यादा हिस्सा ना देना पड़े। इस पर वेम्बू का क्या जवाब था? वेम्बू ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह काल्पनिक और चरित्र हनन का प्रयास बताया। उनका कहना था कि उन्होंने हमेशा आर्थिक रूप से पूरा सपोर्ट किया है और शेयर ट्रांसफर करने की बात गलत है। ये मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है। तो ये एक मुश्किल दौर रहा उनके लिए। बिल्कुल। इन व्यक्तिगत मुश्किलों के बीच भी उन्हें सार्वजनिक जीवन में सम्मान मिलते रहे। 2021 में पद्मश्री मिला, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB में नियुक्त हुए, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019, CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2022 जैसे कई अवार्ड्स मिले। कंपनी के सामने भी अपनी चुनौतियां हैं, जैसे कई यूजर्स जोहो के यूजर इंटरफेस UI और एक्सपीरियंस UX को थोड़ा जटिल या असंगत बताते हैं। हाँ, ये फीडबैक आता है। इतने सारे ऐप्स हैं तो कभी-कभी उन्हें इस्तेमाल करना सीखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कुछ तकनीकी दिक्कतें भी सामने आती रहती हैं। और बाजार में भी चुनौतियां हैं। ब्रांड अवेयरनेस अभी भी माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जितनी नहीं है। बड़े एंटरप्राइज ग्राहकों को जीतना अभी भी एक चुनौती है। और एक जोखिम यह भी रहता है कि लोग उन्हें सिर्फ अच्छा भारतीय विकल्प समझें, ना कि अपने आप में एक ग्लोबल लीडर। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी जबरदस्त यात्रा से कुछ सीखने वाली बातें या सिद्धांत निकालें, तो क्या मुख्य चीजें उभर कर आती हैं? मेरे ख्याल से कुछ बातें बहुत साफ हैं। पहली, लॉन्ग टर्म सोच हमेशा शॉर्ट टर्म फायदे से ज्यादा जरूरी है। दूसरी, असली मालिक या निवेशक आपका ग्राहक है, उसका पैसा है। सही। तीसरी, सिर्फ प्रोडक्ट मत बनाओ, क्षमताएं बनाओ, स्किल्स, टीम, लचीलापन। चौथी, सामाजिक जिम्मेदारी कोई अलग चीज नहीं, वो बिजनेस का ही हिस्सा है। और पांचवी, जीवन में सादगी और काम में उत्कृष्टता। हाँ, जोहो ने वाकई एक अलग रास्ता चुना है। बूटस्ट्रैप्ड रहे, मुनाफे पर फोकस रखा, ग्रामीण भारत को केंद्र में रखा, लॉन्ग टर्म सोचा, डिग्री से आगे बढ़कर प्रतिभा को देखा और भारतीय जड़ों से जुड़े रहकर दुनिया से मुकाबला किया। इसका असर सिर्फ जोहो तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने साबित किया है कि बूटस्ट्रैपिंग से भी बड़ी ग्लोबल कंपनी बन सकती है। उन्होंने शिक्षा की पारंपरिक सोच को चुनौती दी है, ग्रामीण विकास का एक नया मॉडल पेश किया है और आजकल के फाइनेंशियल वर्ल्ड की जो सोच है उसकी आलोचना भी की है। साथ ही प्राइवेसी फर्स्ट बिजनेस मॉडल की सफलता भी दिखाई है। नेतृत्व में भी बदलाव हुआ है जनवरी 2025 में। जी, श्रीधर वेम्बू अब चीफ साइंटिस्ट की भूमिका में है। उनका फोकस AI और ग्रामीण विकास पर ज्यादा रहेगा। और शैलेश कुमार डेवी, जो शुरू से साथ थे, वो अब नए ग्रुप CEO बने हैं। तो भविष्य की दिशा क्या लग रही है? जाहिर है, प्लेटफॉर्म मॉडल 1 को और मजबूत करना, AI का इस्तेमाल बढ़ाना, बड़े एंटरप्राइज ग्राहकों पर फोकस करना और भौगोलिक विस्तार, खासकर भारत में और तेजी से बढ़ना। अवसर तो बहुत दिखते हैं। भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, छोटे बिजनेस का सॉफ्टवेयर अपनाना, और कंपनियों को अलग अलग सॉफ्टवेयर जोड़ने, इंटीग्रेशन की जो समस्या आती है, उसका जोहो के पास अच्छा समाधान है। सही। प्राइवेसी को लेकर बढ़ती चिंताएं भी उनके लिए फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन खतरे भी हैं। जैसे AI से पूरा बिजनेस मॉडल बदल सकता है। बिल्कुल। बड़ी टेक कंपनियां हमेशा तगड़ा कंपटीशन देंगी और अच्छा टैलेंट ढूंढना और उसे बनाए रखना हमेशा एक चुनौती रहेगी। उनकी वो सेमीकंडक्टर प्लांट सिलेक्ट्रिक वाली $700 मिलियन की योजना भी फिलहाल रुकी हुई है, पर वो उनकी क्षमता निर्माण की महत्वाकांक्षा दिखाती है। तो कुल मिलाकर श्रीधर वेम्बू और जोहो की कहानी वाकई प्रेरणादायक भी है और सोचने पर मजबूर करने वाली भी। ये दिखाती है कि सफलता का कोई एक तयशुदा रास्ता नहीं होता। आप लीक से हटकर भी चलें तो भी असाधारण मंजिलों तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के केंद्र में आ रही है, क्या आज के बिजनेस अपनी ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं को अपनी गहरी स्थानीय जड़ों और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ संतुलित कर सकते हैं, जैसा जोहो ने करने की कोशिश की है? और क्या 21वीं सदी में पूंजी का मतलब सिर्फ पैसा ही है, या फिर क्षमता, विश्वास और लचीलापन ज्यादा मायने रखते हैं?
इस पर जरूर सोचा जा सकता है। उम्मीद है सुनने वालों को ये गहरी चर्चा जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी होगी। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं? ज़ोहो के प्रोडक्ट्स के बारे में आपका क्या अनुभव रहा है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और ज्ञानवर्धक गहरी चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नए दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।